बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार के आज और इस पूरे हफ्ते का एक्शन, साथ ही अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी पेश करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और मेरे साथ अगले हफ्ते के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। साथ ही रिसर्च के फ्रंट पर मेरी पूरी टीम है, मेरे सभी सहयोगी मेरा साथ देने के लिए जुड़ चुके हैं। वरुण दुबे से हम जानेंगे बाजार का अपडेट और आईआरसीटीसी का हाल। कुशल हमें बताएंगे गोदरेज ग्रुप के 2 हिस्से में बांटने का प्लान और टाटा मोटर्स के नतीजे का अनुमान। साथ ही मानसी दवे हमारे साथ जुड़ेंगी जो हमें बताएंगी नवंबर सीरीज के अहम ट्रिगर्स कौन से हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा बाजार तेज उतार चढ़ाव की भेंट चढ़ गया और भारी गिरावट लेकर बंद हुआ है। आज सुबह शुरुआत के 5 मिनट से ही मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए घट गया। बाजार की गिरावट में बैंकिंग, फाइनेंशियल शेयर्स का आप कह सकते हैं योगदान रहा, उन्हें खींचने का इन सेक्टर्स के शेयर ने अधिकतर काम किया। हालांकि सरकारी बैंक के शेयर ऊपर ही रहे। एफआईआईज की लगातार बिकवाली से बाजार का मूड इस पूरे हफ्ते ही बिगड़ता नजर आया। कारोबार के अंत में हमने देखा आज निफ्टी 186 अंक टूटकर 17,700 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो 678 अंक इसने भी गंवाए और क्लोजिंग हुई 59,307 के स्तर पर। और आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने किस प्रकार की खरीदारी या फिर बिकवाली की है। तो जैसे मैंने कहा, एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से थोड़ा मायूसी हाथ लगी है। कैश मार्केट में करीब 5,142 करोड़ रुपए की बिकवाली यहां से देखने को मिली। वहीं डीआईआईज की यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो इनकी तरफ से थोड़ी राहत की खबर रही। करीब 4,342 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से आज देखने को मिली है। चलिए अब रुक करेंगे बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार में ये लगातार गिरावट क्यों देखने को मिली और ये क्या संकेत दे रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन और नवंबर सीरीज के पहले दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव के साथ कमजोरी भरा ट्रेड रहा। हल्की कमजोरी के साथ बाजार खुले और खुलने के बाद तेजी से गिरावट आती नजर आई और एक बार निफ्टी 17,600 के बेहद करीब पहुंचा और बैंक निफ्टी 38,400 तक फिसलता हुआ दिखा। लेकिन उसके तुरंत बाद एक शार्प रिकवरी, बहुत ही बेहतरीन, और निचले स्तरों से निफ्टी करीबन 300 पॉइंट चढ़ा भी और बैंक निफ्टी लगभग 1300-1400 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन मिड सेशन में फिर से बिकवाली का दौर हावी होता दिखा। ऊपर नीचे होते हुए आखिरी 1 घंटे की बिकवाली बाजार पर भारी पड़ती हुई दिखी और 17,700 के नीचे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी 39,000 के थोड़ा सा ऊपर बड़ी मुश्किल से बंद हुआ। यानी कि कुल मिलाकर नुकसान वाला ट्रेड आज देखने को मिला। जो बिकवाली दिखी न सिर्फ दिग्गजों में थी बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी। कमजोर नतीजों के दम पर कई शेयर पिटते हुए नजर आए। हल्की फुल्की खरीदारी चुनिंदा स्टॉक्स में थी जरूर, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल काफी खराब है, कमजोरी भरा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआईज की दमदार बिकवाली में। बाकी संकेत ठीक हैं, ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे, डाउ फ्यूचर्स भी कोई ऐसे कमज़ोर ट्रेड कर रहे हो वैसा नहीं था। ऐसा भी नहीं कि कोई दिग्गजों के रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए हों जिससे कि बाजार टूट जाए। आईआरसीटीसी ने थोड़ा मूड बिगाड़ा ज़रूर था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिससे बहुत खराबी हो जाए। लेकिन ओवरऑल एफआईआईज की बिकवाली बाजार पर हावी पड़ती हुई दिख रही है और पिछली सीरीज़ के अंत में जो एफआईआईज ने तेज बिकवाली शुरू की, ऐसा लग रहा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और उसी लिहाज से बाजारों में आज एक और बेहद कमजोरी भरा सेशन रहा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह रही, आज वीकली क्लोजिंग भी थी और निफ्टी पर स्पेशली अहम सपोर्ट लेवल के नीचे बाजार बंद होते हुए दिखे, तो एक रेंज को तोड़ने का सिलसिला बाजार का बनता हुआ आज नजर आया है। ओके, तो कुछ अहम रेंजेस टूटते हुए दिखे हैं और हमें यह समझ में आया कि आज जो गिरावट दिखी है, इस पूरे हफ्ते अब तक जो गिरावट दिखी, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। लेकिन बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, जरा बताइए कि आज बाजार में खबरों के चलते कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें खासा एक्शन दिखा।
देखिए, इस पूरे हफ्ते बाजार में काफ़ी दबाव देखने मिला। इनफैक्ट 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन तो हम लाल निशान में बंद हुए हैं। इस तक का दबाव बाजार में देखने मिला है। इसके काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहले तो नतीजों का सीज़न चरम पे था इस पूरे हफ्ते और काफ़ी सारी दिग्गज कंपनियों ने निराश किया, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला। एफआईआईएस का मूड जो है वो भारतीय बाजारों में लगातार खराब होता जा रहा है और 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली जो है इस पूरे हफ्ते में एफआईआईएस कर चुके हैं, तो उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं बाजार में देखने मिला। मंथली एक्सपायरी वाला वीक था, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बाजार में देखने मिला। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपने देखा कि इस हफ्ते भारतीय बाजारों में अच्छा खासा दबाव देखा गया। निफ्टी सेंसेक्स में करीब 2.5% के आसपास की गिरावट हुई। बैंक निफ्टी में भी करीब 3% के आसपास की गिरावट देखने मिली। मिड कैप स्मॉल कैप भी पीछे नहीं थे, करीब 1.25% के आसपास की गिरावट जो है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने मिली। सेक्टर्स पर भी बात करेंगे तो पीएसयू स्पेस सबसे ज़्यादा गिरा है, 4% से ज़्यादा की। एनर्जी काउंटर्स यहाँ 4% से ज़्यादा की गिरावट हुई। प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, आईटी, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ऑटो, सभी के सभी सेक्टर जो है वो इस हफ्ते लाल निशान में बंद हुए हैं। केवल एक पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है वो भी फ्लैट बंद हुआ है, कोई बड़ी तेजी वहाँ देखने नहीं मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक, यूपीएल, श्री सीमेंट जैसे काउंटर्स है, यहाँ पे 3 से 7% के आसपास के गेंस इस पूरे हफ्ते में देखने मिले हैं। लूजर्स की बात करें तो अडानी पोर्ट, एनटीपीसी, बीपीसीएल, कोटक बैंक जैसे काउंटर्स थे, जहाँ पे करीब 6 से 9% के आसपास की गिरावट इस पूरे हफ्ते में देखने मिली है। इसके अलावा टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो रैमको सीमेंट, एस्कॉर्ट्स जैसे काउंटर्स है जहाँ पे करीब 8 से 11% के आसपास की तेजी हुई है। मिंडा कॉप, असाई इंडिया जैसे काउंटर्स से जहाँ पे गेंस देखने मिले। लूजर्स में बंधन बैंक, कोफोज, आईआरबी इंफ्रा, इंडस टावर जैसे काउंटर्स से जहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर इस पूरे हफ्ते देखने मिला है। 10 से 20% के आसपास की गिरावट यहाँ देखी गई है। फोकस पे कुछ स्टॉक्स थे। सबसे पहले तो आईआरसीटीसी, यहाँ पे अच्छे खासा पूरे हफ्ते काफ़ी खबरों के चलते इम्पैक्ट देखने मिला। एक तो जो स्टॉक स्प्लिट था उसकी एग्जिट थी तो उसका इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा जो कन्वीनियंस फीस का पूरा मामला था उसके चलते भी इस काउंटर में काफ़ी हरकत देखने मिली, लेकिन पूरे हफ्ते में 9% के आसपास की गिरावट आई है। एक्सिस बैंक नतीजों के चलते पूरे हफ्ते वोलेटाइल था, 9% के आसपास की गिरावट यहाँ भी आई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजे अच्छे थे, 14% के आसपास की तेजी पूरे हफ्ते में आई है। और एशियन पेंट्स जो दाम इन्होंने बढ़ाए हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिला, 4% के आसपास के गेंस जो है पूरे वीक देखने मिले हैं। लेकिन पूरा हफ्ता जो था वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी ख़राब था और अच्छा खासा कट जो है इस पूरे हफ्ते भारतीय बाजारों में देखने मिला। करीब 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स में देखने मिली है। चलिए, तो अधिकतर इंडाइसेस ने प्रेशर झेला है और ऑल इन ऑल तमाम सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा ये हफ्ता नहीं साबित हुआ है। चलिए, अब हमारे खास मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अगले हफ्ते आपको ट्रेडिंग के मौके कहाँ मिलने वाले हैं। संदीप जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। पहले तो मुझे बता दीजिए कि अगले हफ्ते हम फेस्टिव मूड के साथ बाजार में आएंगे, तो मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा रहेगा? क्या ये जो लाल निशान में रंगा बाजार दिखा ये हरा तब्दील होगा अगले हफ्ते? लगता है कि हरा होना चाहिए। देखिए, मार्केट्स इतने क्रूअल नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से गिरावट आई है, देखिए कल की गिरावट समझ में आ रही थी कि कटान थी, बट आज की गिरावट एक नए नवंबर सीरीज की शुरुआत थी। हालांकि कैश मार्केट के स्टॉक्स काफी टूटे थे, बट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ठीक ठाक भी कर रहे थे। बट फिर भी जो आईआरसीटीसी ने जो माहौल बिगाड़ा है और जिस तरीके से एफआईआईस की सेलिंग, हो सकता है कि एफआईआईस की सेलिंग में कुछ जो एफएनओ वाले स्टॉक्स जो नए आए हैं, 7-8 स्टॉक्स जो लिस्ट हुए हैं, हो सकता है कि उनकी सेलिंग के बाद कन्वर्टिंग इनटू एफएनओ, ये भी हो सकता है कि फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन को खड़ी कर ली और कैश मार्केट में बेच दिया हो, इसलिए भी आंकड़ा कुछ ज्यादा ही स्ट्राइकिंगली बड़ा दिख रहा है। बट फिर भी सेंटिमेंट्स, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि कुछ अहम लेवल्स ब्रेक हुए हैं, तो उससे थोड़ा डर तो लगने लगा है। कॉशियस रहना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सुबरेंस के साथ जो इजी मनी था, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, वो तो कम हो गए और ऊपर का लेवल काफी मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी पिटाई हुई है पिछले कुछ सेशंस में। सो मेरी राय यही रहेगी कि ग्लोबल क्यूज हालांकि पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक फेस्टिव वीक में हो सकता है कि अपन थोड़े से ग्रीन रहे या इस तरीके की जो मार्केट मची है वो थोड़ी थम जाए। तो इसलिए मैंने कुछ स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई किए हैं उसमें मैंने कोलगेट पामोलिव को किया है, जो कि एक अच्छा खासा करेक्शन देख चुका। पूरा एफएमसीजी सेक्टर कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर की वजह से, हालांकि वॉल्यूम्स पे भी इंपैक्ट था, टॉप लाइन में इतना इंपैक्ट नहीं था, बट मार्जिन का प्रेशर इन स्टॉक्स पे रहा है। बट फिर भी ये अब जिन लेवल्स पे है और आज ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक प्लस में बंद होने में सक्षम रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए मंडे के दिन भी, और आगे आने वाले दिनों में एक शार्प बाउंस बैक भी दे सकता है। बट इंट्राडे के लिए जो टारगेट है 1570 का है, स्टॉप लॉस 1527 लगा है और 1542 पे ये क्लोज हुआ था।
और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑटो स्टॉक्स भी रेजिलियंस दिखा रहे थे और मुझे लगता है कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, जिसको मैंने थोड़े दिन पहले भी एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में रेकमेंड किया था और अभी भी बहुत ही एंड्योरेंस का मतलब मजबूती इसमें दिख रही है, और आज भी ऐसे मार्केट में भी मिड कैप स्मॉल कैप जहां पे करेक्ट कर रहे थे ये स्टॉक ठीक रहा, तो इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे मैंने एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लाया हूं। 1850 1870 का टारगेट और 1810 का स्टॉप लॉस लगाए। और जो पोजिशनल पिक है वो है इंडोको रेमेडीज। अगेन मेरा अगर आप थीम देखेंगे तो मैं मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिफेंसिव मैकेनिज्म पे आ चुका हूं, और फार्मा स्टॉक्स अच्छा खासा आज बाउंस देते हैं। आज फार्मा स्टॉक्स में पैसे भी बने हैं, कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं एंड अच्छी लोअर लेवल्स पे बाइंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि इंडोको रेमेडीज एक अच्छी पोजिशनल पिक के तौर पे बन सकती है, साबित हो सकती है। तो 530 का टारगेट लगाए और 435 का स्टॉप लॉस। चलिए, संदीप जी से हमें एक आइडिया मिल गया कि अगले हफ्ते हमें मार्केट में किस तरह के मूड मिजाज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑल इन ऑल सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे फोकस करके चले। उन्होंने खासतौर पे जो इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से जो यहाँ स्टॉक सुझाए हैं, प्लीज उन पर ध्यान देके अगले हफ्ते जरूर चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स पर बात करते हैं। सरकार का एक फैसला IRCTC पर कितना भारी पड़ सकता है, ये कंपनी के शेयर पर देखने को आज मिला। क्या था एग्जैक्टली फैसला और ऐसा क्या हुआ कि दिन के कारोबार के दौरान ही हमने शेयर को 30% तक नीचे धंसते हुए देखा। उसके बाद ऑफ कोर्स उभरा भी, लेकिन इस तरह की उठापटक आई क्यों? सारी गुत्थी सुलझाने के लिए मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ बने हुए हैं। वरुण, जरा बताइए कि पहली बात सरकार का फैसला क्या था और फिर उसके बाद कितना करेक्शन आया, कितना ये उबर पाया, पूरी डिटेल दीजिए। देखिए, हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में IRCTC के काउंटर में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला। बाजार जब खुले तो स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई, लेकिन दिन के दौरान रिकवरी भी हुई। मामला पूरा था कन्वीनियंस फी को लेके। दरअसल रेल मंत्रालय ने IRCTC को थर्सडे के मार्केट क्लोजिंग के बाद आदेश दिए कि आपको अपना जो कुल कन्वीनियंस फी आप कलेक्ट करते हैं उसमें से 50% रेलवे के साथ शेयर करना होगा। और दरअसल अगर आप देखेंगे तो साल भर में IRCTC करीब 350-400 करोड़ के आसपास की आय जो है वो कन्वीनियंस फी से लेती है, और इसका 50% अगर इनको शेयर करना पड़ेगा रेल मंत्रालय के साथ, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के मुनाफे पे होगा। एक अनुमान के मुताबिक इसके चलते इस कंपनी का जो मुनाफा है करीब 25% गिर सकता था। और इस खबर के बाद दरअसल निवेशक काफ़ी चिंतित हो गए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इसी खबर के बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई भी हुई। जैसे ही मार्केट खुले ये स्टॉक लोअर सर्किट पे था। इनफैक्ट दिन के दौरान ये स्टॉक जो है करीब 30% के आसपास की गिरावट दिखा चुका था। लेकिन सुबह सुबह ही आपको अनिल सिंघवी ने कहा कि आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और कहीं ना कहीं दीपम को इसमें धक्कल देना चाहिए और ये फैसला वापस लेना चाहिए। और देखिए, बाजार खुलने के 1 घंटे के अंदर ही दीपम ने यह फैसला लिया कि कन्वेंस फीस का जो फैसला रेल मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है या फिर किया गया है उसको दरअसल वापस लिया जाता है। और दीपम ने कहा कि ये फैसला दरअसल गलत है और कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का जो हित है उसको हमें ध्यान में रखना है, और इसके लिए फैसला वापस लिया गया। साथ ही साथ दीपम ने यह भी कहा कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनको काफ़ी सोच समझ के फैसला लेना चाहिए और हो सके तो दीपम को कंसल्ट करना चाहिए। और देखिए, साथ ही साथ ये कंपनी का मैनेजमेंट यानी कि IRCTC का मैनेजमेंट जो हमारे चैनल पे आया, उन्होंने भी यही कहा कि शेयर होल्डरों के जो हित है उसमें ये फैसले को वापस लिया जाता है और आगे इस तरह के फैसला जो है काफ़ी सोच विचार करके लिया जाएगा। और जब दीपम के द्वारा ये फैसला वापस लिया गया और मैनेजमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन आया, उसके बाद देखिए स्टॉक में निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। इनफैक्ट करीब 30% के आसपास की रिकवरी जो है स्टॉक में निचले स्तर से भी देखने मिली है। तो दोनों तरफ के मूव जो है हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में IRCTC में देखने मिले। कन्वीनियंस फीस का जो मामला था उसको लेके मार्केट जो नाराज हुआ, उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन और इस फैसले को वापस लिया गया उसके चलते स्टॉक में पूरे दिन वॉलेटिलिटी देखने मिली। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका। IRCTC में जो आज पूरे दिन उठापटक रही और क्या क्या खबरों की वजह से इसमें उठापटक आई, वो सारी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब देखिए, अक्टूबर सीरीज का कल अंत हो गया, नवंबर सीरीज की आज शुरुआत हुई जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। अगले हफ्ते एक छोटा हफ्ता है, बहुत सारे त्योहार हैं जिसके चलते छुट्टियां रहने वाली है, लेकिन अब नवंबर सीरीज की तो शुरुआत हो गई है। तो उसके अहम ट्रिगर्स क्या है, सारी डिटेल्स लेकर जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी मानसी। ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, देखिए नवंबर सीरीज काफ़ी एक्शन पैक रहने वाली है, और एक्शन पैक तो सही लेकिन एक्साइटिंग भी रहने वाली है, क्योंकि ये त्योहारों भरी सीरीज़ है, आईपीओ भरी भी सीरीज़ है, और साथ ही वर्ल्ड कप फाइनल भी इसी सीरीज़ में होने जा रहा है। एक एक करके सारे ट्रिगर्स मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले तो 1 नवंबर से शुरुआत कर रही हूँ। सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़ों से शुरुआत होती हुई दिखेगी। हर महीने की शुरुआत में हम ऑटो बिक्री के आंकड़े देखते हैं, और वही आते हुए 1 नवंबर को दिखेंगे। इसी दिन नायका का आईपीओ बंद होगा। पीबी फिनटेक का 5,625 करोड़ का आईपीओ इसी दिन खुलेगा। वहीं सिगाची इंडस्ट्रीज का 125 करोड़ का आईपीओ इसी दिन खुलता हुआ दिखेगा। एसजेएस एंटरप्राइजेस का 800 करोड़ का आईपीओ भी इसी दिन खुलेगा। वहीं टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग का राइट्स इशू भी इस दिन खुलता हुआ हम देखेंगे। 2 नवंबर के दिन फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा। और 3 नवंबर को यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है, जिस पर नजर रहेगी। इसी दिन पीबी फिनटेक का आईपीओ बंद हो जाएगा, एसजेएस एंटरप्राइजेस का आईपीओ बंद हो जाएगा, और सिगाची इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी बंद हो जाएगा। जो आईपीओज 1 तारीख को खुले थे वो सारे 3 तारीख को बंद होते हुए दिखेंगे। 3 तारीख को ही कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूजेज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलने जा रही है, तो इस इवेंट पर भी फोकस रहेगा। 4 नवंबर दिवाली का त्यौहार है, और इसी त्यौहार के दिन शाम 6 बजे मुहूर्त ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। 5 नवंबर दिवाली के अगले दिन भारतीय बाजार बंद रहेंगे। 8 नवंबर पेटीएम का आईपीओ खुलने जा रहा है। इसी दिन फुल्ली वैक्सीनेटेड फॉरेन नेशनल्स के लिए यूएस सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटा देगा। 10 नवंबर के दिन पेटीएम का आईपीओ बंद हो जाएगा। वहीं 11 नवंबर के दिन एमएससीआई रीबैलेंसिंग अनाउंसमेंट होने जा रही है, जो कि 1 दिसंबर से लागू होती हुई दिखेगी। नायका की लिस्टिंग भी 11 नवंबर को होने की संभावना है। 12 नवंबर को फिनो पेमेंट बैंक आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। एशियन पेंट्स पर इस दिन नजर रखें, क्योंकि प्रोडक्ट की कीमतें जो है कंपनी 7 से 10% बढ़ा सकती है। सितंबर आईआईपी और अक्टूबर सीपीआई के डेटा भी 12 नवंबर को आते हुए दिखेंगे। वहीं 13 नवंबर को इप्का लैब पर नजर रखिए। शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होगी। एक शेयर को 2 में विभाजित करने पर इस बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। 14 नवंबर के दिन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है, तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इवेंट है जिस पर नजर रहे। 15 नवंबर के दिन पीबी फिनटेक के आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। इसी दिन एसजेएस एंटरप्राइजेस, सिगाची इंडस्ट्रीज की भी लिस्टिंग हो सकती है। इसी दिन के लिए स्टील कंपनियों पर फोकस रखिए। उत्तरी चीन के कुछ स्टील कंपनियां 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च 2022 तक उत्पादन कटौती कर सकती है, जिसके चलते स्टील कंपनियों पर फोकस रखना चाहिए। अक्टूबर WPI के आंकड़े 15 नवंबर को आते हुए दिखेंगे, और सभी विदेशी यात्री भारत में एंट्री कर सकेंगे। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटते हुए दिखेंगे। 16 नवंबर के दिन वेल्सपन कॉर्प पर नजर रखिए। वेल्सपन स्टील और वेल्सपन कॉर्प की डीमर्जर पर बैठक होने जा रही है। वहीं 18 नवंबर के दिन पेटीएम आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। वहीं 25 नवंबर के दिन नवंबर सीरीज की एक्सपायरी होती दिखेगी, और इसी दिन यूएस के बाजार थैंक्सगिविंग के चलते बंद रहेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी अब आपको बताएंगे कि इस गिरावट के बाद सोमवार और अगले हफ्ते के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 40-50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो कोई खास कमजोरी तो नहीं, हल्के फुल्के लाल निशान में। और वैसे भी अमेरिकी बाजारों में आजकल ट्रेंड वही चल रहा है, एक दिन मजबूती एक दिन कमजोरी, वैसा वाला मामला है। तो देखते हैं सोमवार को क्या कुछ संकेत मिलते हैं हमें ग्लोबल मार्केट से। लेकिन हमारे अपने संकेतों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम एक ही बात है, एफआईज के आंकड़े। अगर एफआईज की भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े आपको फिर से दिखते हैं, हालांकि बाजार थोड़े ओवरसोल्ड हैं ज़रूर, पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखें, एफआईज के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन के लिहाज से देखें, तो वहाँ पर ओवरसोल्ड हैं ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद हर उछाल पर तेज़ बिकवाली होती दिख रही। तो सबसे ज़्यादा मूड माहौल इस बात से बनेगा, अगर एफआईज की बिकवाली के बड़े आंकड़े आते हुए दिखते हैं तो बाजार के लिए ऊपरी स्तरों पर टिक पाना मुश्किल होगा, वो संकेत सबसे अहम होगा। इसके अलावा वायदा कारोबार के डेटा पर नजर रखेंगे। नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन था आज, कई सारी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज और वीकेंड पर आने और सोमवार को भी होंगे, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिग्गज शेयरों में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बना रहेगा, उस पर ही नजर रखनी चाहिए। तुरंत जो सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर वो है 17,500 17,600 की रेंज, और ऊपरी स्तरों पर 17,900 18,000 रुकावट की जगह है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,300 38,500 अगला अहम सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर आपके लिए 39,600 39,700 की वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं।
चलिए अब बारी आती है आज ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि अगले हफ्ते ऑप्शंस के जरिए कहां मौके आपको दिखाई दे रहे हैं? गुड इवनिंग। तो देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो काफी अच्छी तरीके से करेक्ट हो चुका है और शायद आने वाले हफ्ते में हमें अच्छा एक रिबाउंड देखने मिल सकता है। और इसी वजह से जो मैंने स्ट्रैटेजी मेरी कॉन्टेक्ट की है वो लार्ज कैप के ऊपर की है। हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक काफी अच्छा करेक्टेड एक कैंडिडेट है और यहाँ पे अगर आप 2540 के कॉल ऑप्शन अगर 78 रुपए तक अगर आप लेते हो तो हमें लगता है कि ये शायद 115-120 तक बिक सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 64 रुपए का और रिलायंस के 2540 के प्राइस के कॉल ऑप्शन खरीदने हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि टाटा स्टील एक काफी अच्छा कैंडिडेट हो सकता है क्योंकि ये भी स्टॉक काफी वेट एंड डाउन है और जब आज के दिन में मार्केट में करेक्शन आ रहा था तब इसमें उतना करेक्शन नहीं था, तो आउट परफॉर्मेंस दिख रहा था और इसी वजह से लगता है कि 1300 के जो स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन है उसे खरीदना चाहिए। 71-72 रुपए के करीब मिल रहा है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है एट 59 के करीब और टारगेट रखेंगे हम यहाँ पे 100 रुपए के। वेरी वेल श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगले हफ्ते के लिए ऑप्शंस में कमाई के जो रणनीति है वो दर्शकों के साथ बांटने के लिए संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, जरा बताइए कि लंबी अवधि के लिहाज से कौन सा आप स्टॉक आप अपने पिटारे से निकालने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्राज इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी और इस स्टॉक को मैं कई सालों से रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं 60 रुपए के लेवल से और आज भी ये कंपनी बहुत जबरदस्त लगती है। और ये स्टॉक वैसे मेरा जेम स्टॉक होता, मैं जैन साहब के जेम्स में देता, यहाँ लॉन्ग टर्म पिक पे दे रहा हूं। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि T2D सेगमेंट में है तो इसका डिलीवरी लेना जरूरी होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर दिया। और मुझे लगता है जिस तरीके से इथेनॉल का माहौल बना हुआ और इथेनॉल एक कंपल्शन बन चुका है और सरकार इस पर पूरी फोकस्ड है, तो मुझे लगता है कि एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो और उसमें ये कंपनी बहुत बड़ा अभी पेट बना चुकी है। 750 रेफरेंसेस हैं इनके वर्ल्ड वाइड, 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और इथेनॉल प्लांट बनाने वाली और प्लस 50 हॉटेस्ट कंपनीज में आती है लो कार्बन फ्यूल्स और रिन्यूएबल केमिकल्स कैटेगरी में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल ले इन लेवल्स पे और आने वाले सालों में ये कंपनी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगी। बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन है और 33% के प्रॉफिट की कैगर रही है। क्वालिफाइड मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। मिस्टर प्रमोद चौधरी जो कि बहुत ही जबरदस्त टेक्नोक्रेट है और इस कंपनी को बहुत जबरदस्त मैनेज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लें और आराम से करीब 390-410 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए लगा सकते हैं। वेरी वेल संदीप जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगले हफ्ते की तैयारी हमारे दर्शकों की आज करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ बाजार अगले हफ्ते में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कमाई के ढेरों मौकों के साथ। आप बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।